हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विक्रम मेंटर में। मैं सिद्धांत विक्रम सिंह। सबसे पहले सभी को राधे राधे। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, बार बार पूछे गए प्रश्न 60 जीके क्वेश्चन को हम ऐसा कराएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, हर परीक्षा के लिए जरूरी है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, 2026 की सफलता की कुंजी होने वाली है। तो देखिएगा, ठीक है। लगभग लगभग जो ये प्रश्न घूम फिर के आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? तो तोलकापियम है, शिल्पाधिकारम है, वलयपथी है कि मणि मेखले है? तो देखिए आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, आप आंसर करेंगे। देखिए तोलकापियम जो है सबसे प्राचीन विद्यमान जो है तमिल व्याकरण ग्रंथ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, तोलकापियम। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज कुछ और बताते चलते हैं इसके बारे में, आप लोग जाने रहिएगा कुछ तथ्यों को। एक सेकंड। देखिए, तोल्कापियम जो है ना, ये जो है तोल्कापियार द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? तो आप कहेंगे तोल्कापियार द्वारा रचित है। ठीक है, ये नाम याद रखेंगे। और यह ग्रंथ जो है राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों की जानकारी देता है। और एक तथ्य और है, ये जो है 9 खंडों में, ये ग्रंथ जो है 9 खंडों और 3 अध्याय में, 3 भागों में, लिख लीजिए 3 भागों में विभाजित ये जो है व्याकरण और काव्य का अनूठा ग्रंथ है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं नीचे हम लोग, व्याकरण और काव्य का अनूठा ग्रंथ है। ध्यान रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह है, खेड़ा सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह है, दांडी सत्याग्रह है। ठीक है, इसके पीछे की स्टोरी है। देखिए गुजरात में सन है आपका 1928 की बात है। यहाँ पे क्या होता है कि एक घटना घटित होती है। होता क्या है कि सरकार के द्वारा, जो उस समय तत्कालिक जो है, जो प्रांतीय सरकार रहती है, लिख देते हैं, प्रांतीय सरकार के द्वारा जो है 22% जो है कर लगा दिया जाता है। किस पे? तो उपज पे। ठीक है, तो उपज पे 22% कर जो है लग जाता है, वृद्धि कर दी जाती है सरकार के द्वारा। तो इसी के लिए जो है एक वहां पे किसान आंदोलन प्रारंभ होता है। किसान आंदोलन होता है। और ये जो किसान आंदोलन होता है, ये जो है वल्लभ भाई पटेल के वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो है इन लोगों की विजय होती है। ठीक है, आंदोलन जो है सफल रहता है, सफल हो जाता है। सफल हो जाने के बाद जो टैक्स का दर है, वो आपका 6.03% हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि वहाँ की जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं के द्वारा गांधी जी के, मतलब गांधी जी जो है, गांधी जी महिलाओं के द्वारा गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने जो है वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी, महिलाओं के कहने पे वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी। ठीक है, ये पूरा जो है आपका सिनेरियो है, इसको समझिएगा। ठीक है, कौन सा सत्याग्रह है? तो ये आपका बारदोली का सत्याग्रह होता है, जो कि गुजरात में अवस्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? आर्टिकल 162 है, 170, 165, 167 दे रखा है। तो अब सभी लोग कहेंगे कि मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करने के लिए आर्टिकल 167 है। ठीक है, और 162 यहाँ पे दे रखा है। तो 162 में आप बताएंगे क्या चीज है? तो इसमें आप ऐसे लिख लीजिए, राज्य की कार्यपालिका जो शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक है, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया हुआ है इसमें। 170 में क्या दिया हुआ है? तो इसमें आप कहेंगे कि विधानसभाओं की संरचना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न जो है स्टेटमेंट फॉर्म में जैसे ऊपर बना है, ऐसे ये बन जाता है कि विधानसभा की संरचना जो है किस आर्टिकल में दिया हुआ है।
ये सब प्रश्न आपका घूम-घूम के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये 60 प्रश्न होने वाले हैं आपके लिए। 165 में आपका क्या है महाधिवक्ता है, ठीक है? राज्य के महाधिवक्ता के बारे में प्रावधान किया गया है, महाधिवक्ता, ठीक है? देखिए भारत का जो महान्यायवादी है, जो उस कर्तव्य उसका है, वही काम जो है राज्य के महाधिवक्ता का होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है बारालाचा दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? बताएँगे आप सभी लोग। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड और लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये भी प्रश्न देखिए सब एग्ज़ाम में कहीं न कहीं आपको एक प्रश्न ये देखने को मिल जाता है। तो ये सीरीज़ इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम केवल उन प्रश्नों का निचोड़ निकालेंगे। एक सीरीज़ शुरू किए हैं, इसमें कुछ और वीडियोज़ अभी आपको आगे आएँगी कि जहाँ पे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के 50% प्रश्न आपको यहीं से दिख जाएँगे। बाकी करंट और चीज़ें जो हैं वो अलग आपका है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है? तो देखिए एक जगह है आपका बारालाचा दर्रा जो है आपका लाहौल स्पीति, नोट कर लीजिए। लाहौल स्पीति, स्पीति जो है ये ज़िला है, ठीक है? लाहौल स्पीति ज़िला है और ये ज़िला आपका हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। इसको जो है ये जोड़ता है, तो किससे जोड़ता है? तो आप लोग कहेंगे ये इम्पोर्टेंट है, ये लेह से जोड़ता है। लाहौल स्पीति को लेह से जोड़ता है और लेह कहाँ पे है? लद्दाख में है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है, तो आप हिमाचल प्रदेश और लद्दाख जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? और एक चीज़ और नोट कर लीजिए आप लोग, इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क करके यहाँ साइड में नोट कर लीजिएगा। ये जो है, ये दर्रा मनाली लेह मार्ग का प्रमुख दर्रा है। मनाली लेह मार्ग का प्रमुख दर्रा है, ठीक है? इसको नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं हम लोग, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो कोई अगर चालक है उसका जो प्रतिरोध होगा वो किस पे निर्भर नहीं करता है पूछा गया। 3 तो जो दिया होगा ऑप्शन वो सही होगा, 1 पे निर्भर नहीं करता है। तो चालक का पदार्थ जैसे मटेरियल जो होता है, तो देखिए प्रतिरोध हमेशा मटेरियल पे निर्भर करता है, आप लोग जानते हैं। तो ये भी आपका पहला स्टेटमेंट तो सही है। लंबाई भी, ठीक है, लंबाई वगैरह भी जो है मैटर करता ही करता है उसके प्रतिरोध पे, ठीक है, लंबाई जैसा रहेगा उसी अकॉर्डिंग जो है उस पे प्रतिरोध लगेगा। इसके क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विपरीत, ठीक है, क्षेत्रफल पे भी निर्भर करता ही करता है। चालक की आर्द्रता पे नहीं करता है, आर्द्रता का कोई संबंध जो है प्रतिरोध से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो पाल वंश का पहला शासक बताएंगे देवपाल, रामपाल, गोपाल और महिपाल। तो देखिए इसका पहला शासक जो पाल वंश का था वो आपका गोपाल था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका जो अगर शासनकाल आप देखेंगे तो 750 से लेके 770 ईस्वी तक जो इसका इम्पोर्टेंट जो है काल रहा है, ठीक है। और ये बहुत ही जो है मतलब कहा जाए कि मतलब बहुत ही प्रतापी राजा था, बहुत ही अच्छा था, इसके आचरण वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे और बहुत फेमस था। बस एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, इसने एक मठ का निर्माण कराया था, मठ का निर्माण कराया था, ठीक है। तो कहाँ पे निर्माण कराया था? तो ये स्थान केवल, क्योंकि देखिए स्थान पे प्रश्न जो है बहुत बार बन चुका है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसका नाम है ओदंतपुरी। ओदंतपुरी लिख के आ जाता है, ओदंतपुरी। अच्छा, ओदंतपुरी का कभी भी आ जाता है कि ऐसे कि गोपाल ने एक मठ का निर्माण ओदंतपुरी में कराया था, उसका आधुनिक नाम क्या है? मतलब वर्तमान में उसे किस नाम से जानते हैं? तो वर्तमान नाम भी जान लीजिए, ये आपका बिहार शरीफ, ये इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं, हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। संपूर्ण हिंदी की जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, संपूर्ण हिंदी व्याकरण से ट्रिक के साथ जो है एक क्लास में इसको कराया गया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी हिंदी की, जाके देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट जिस तरीके से इसमें क्लासेस हैं और पूरा हिंदी आपका तैयार हो जाएगा। जो भी आपके एग्जाम आगामी एग्जाम है एक बार देख लीजिएगा, रिवीजन भी आपका अच्छा खासा हो जाएगा और जो जीरो से जिनको कुछ नहीं पता है उनके लिए भी काफ़ी बेस्ट होने वाला है। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? शारदा अधिनियम, विजय लक्ष्मी पंडित अधिनियम, नायडू अधिनियम, नानावटी अधिनियम। तो देखिए इसके द्वारा क्या हुआ था, एक अजमेर की निवासी हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, अजमेर की निवासी हैं, उनका नाम क्या है? नाम इनका इंपॉर्टेंट है। ये बहुत प्रसिद्ध जो है शिक्षाविद थी और इनका नाम था डॉक्टर हरविलास
सारदा। इन्हीं के नाम पे सारदा अधिनियम जो है रखा गया 1929 में। सारदा अधिनियम आता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है महिलाओं विवाह का उम्र तय होता है। विवाह का उम्र तय किया जाता है। तो पुरुषों का जो उम्र है, पुरुषों के लिए ये उम्र जो है आपका 18 वर्ष रहता है और महिलाओं के लिए जो ये उम्र है ये आपका 14 साल रहता है। बाद में फिर इसमें जो है आगे जाके संशोधन होता है, ठीक है? तो इसमें जो है बाद में पुरुषों का जो उम्र हो जाता है वो आपका 21 वर्ष कर देते हैं, 21 वर्ष। और महिलाओं का जो कर देते हैं वो आपका अब 18 वर्ष है, ठीक है? तो ये संशोधन बाद में होता है, लेकिन खैर जो 1929 में जो अधिनियम आता है इसमें आपका 18 वर्ष पुरुषों के लिए, 14 वर्ष महिलाओं के लिए तय किया जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है? और इन्हीं के प्रयत्नों से, ठीक है, डॉक्टर हरविलास सारदा के जो है इनके प्रयत्नों से आपका एक जो है बाल विवाह निषेध अधिनियम आता है। बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है तो काफी महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसका भी आ रहा है सारदा अधिनियम। आगे देखते हैं हम लोग। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? 2 सितंबर 1946, 14 सितंबर 1946, 26 अक्टूबर 1946, 14 नवंबर 1946। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है जानना, ठीक है? अंतरिम सरकार वर्ड आया है, तो अंतरिम सरकार वर्ड जानना बहुत ज़रूरी है कि अंतरिम सरकार कब आती है, कब घोषणा होता है, कब इसका गठन होता है। तो अंतरिम सरकार के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। एक डेट घोषणा की आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है? ये भी पूछता है। दूसरी डेट आपको गठन की याद करनी पड़ेगी, ठीक है? और तीसरी डेट जो है मुस्लिम लीग को शामिल होने की, ठीक है? मुस्लिम लीग को शामिल होने की। ये 3 डेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रश्न बार-बार घूम के बनता है। तो घोषणा की बात अगर हम करेंगे तो 24 अगस्त की डेट है वो, 24 अगस्त लाइन से ही है, ठीक है? 1946, 1 सेकंड, 1946। अगस्त के बाद आपका सितंबर आता है, ऐसे ध्यान रखेंगे, ऐसे डेट आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। सितंबर 1946, ठीक है? और ये 2 तारीख की डेट रहती है। 2 सितंबर 1946 को। और फिर जो है जवाहरलाल नेहरू के जो है नेतृत्व में मुस्लिम लीग जो है अंतरिम सरकार में सम्मिलित होती है। तो 24 प्लस 2 26 होता है ना, तो ऐसे आप 26 लिख लीजिए। याद करने का तरीका है, अगस्त सितंबर के बाद आपका अक्टूबर आता है, अक्टूबर याद कर लीजिए 1946, ठीक है? ये तरीका है याद करने का। और इसी तरीके से आप लोग याद भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर बहुत परेशानी होती है, अलग अलग याद करेंगे तो याद भी नहीं होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? प्रस्तावना है, मौलिक कर्तव्य है, राज्य के नीति निषेध सिद्धांत है, मौलिक अधिकार है, ठीक है? बताना है आप सभी लोगों को। देखिए एक चीज को समझिएगा, यहाँ हम बता दें आप लोगों को, ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है एक्चुअल में है क्या, इसको जानना जरूरी है। तो देखिए आर्टिकल 32 इंपॉर्टेंट है, आपको जानना पड़ेगा इसके लिए। और आर्टिकल 226 जानना पड़ेगा आपको। तो देखिए आर्टिकल 32 के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट हम जा सकते हैं, ठीक है? हम जाएंगे, हम जाएंगे। और क्यों जाएंगे ये इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है? इसको नोट कर लेंगे आप लोग। ऐसे याद करेंगे तो आप लोग को विश्वास मानिए कि फिर कभी भी जो है जीके समझने में समस्या नहीं होगी। हम जाएंगे मौलिक अधिकार के हनन होने पे, मौलिक अधिकार के हनन होने पे, ठीक है? उसके बाद क्या होगा कि जब हम लोग इस आर्टिकल के द्वारा चले तो गए, ठीक है? इस आर्टिकल में जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं, ठीक है? तो ये शक्तियाँ क्या है? पहली बात तो देखिए आर्टिकल 32 जो है ये आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो संवैधानिक उपचार किस चीज़ का? जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनके उपचार करने का। तो इनके उपचार करने के लिए, ठीक है? समझते हैं हम लोग संवैधानिक उपचार के लिए करता क्या है कि 5 तरीके का रिट जारी करता है। 5 रिट जो है जारी कर सकते हैं आपका, जारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों लोग जारी कर सकते हैं, ठीक? और ये 5 तरीके के रिट होते क्या हैं? तो पहला जो रिट होता है इसको नोट कर लें आप लोग, परमादेश। दूसरा आपका है बंदी प्रत्यक्षीकरण।
समझ में आप लोग को आ रहा है ना? एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग। मंदी प्रत्यक्षीकरण। तीसरा नंबर का जो रीड आपका होता है, ये आप कहेंगे प्रतिषेध। प्रतिषेध हो गया। चौथे नंबर का जो रीड आपका हो जाएगा, वो उत्प्रेषण हो जाएगा। उत्प्रेषण हो जाएगा। और पांचवें नंबर का जो रीड हो जाएगा, ये आपका है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस भाग से संबंधित है। तो आंसर करेंगे आप लोग, ये मौलिक अधिकार संबंधित है, मौलिक अधिकार के हनन होने पे। और मौलिक अधिकार का प्रावधान जो है, ये भाग 3 में किया गया है। और अनुच्छेद जो है 12 से लेके 35 तक, 12 से लेके 35 तक इसके बारे में दिया गया है। और यही देखिए मौलिक कर्तव्य है, तो मौलिक कर्तव्य आपका भाग 4 ए में है, 4 का में है। ठीक है। इसका अनुच्छेद अगर जानना चाहते हैं, तो अनुच्छेद जो है 51 का में है। अनुच्छेद 51 का में है, इसको नोट कर लेंगे। और यहीं पे राज्य के नीति से सिद्धांत जो है, ये भाग 4 में है। भाग 4 में है। और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो देखिए, पहली बात है कि अनुसूची 5 को समझना बहुत जरूरी है हम लोगों को। अनुसूची 5 को समझना जरूरी है। तो इसमें दिया क्या गया है, इसमें जो है 4 राज्यों को, ठीक है, अनुसूची 5 प्रावधान करता है। 4 राज्य हैं। 4 राज्य। ये राज्य हैं कौन कौन से, लाइन से लिख देते हैं हम लोग। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों को छोड़ के, ठीक है, अनुसूची जो क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित जो है बात करता है अनुसूची 5। और अनुसूची 5 का जो है आर्टिकल नंबर 244 है, जिसमें ये प्रावधान किया गया है। तो इन 4 राज्यों को छोड़ के, ठीक है, बस ये ध्यान रखेंगे और कुछ नहीं है। इन 4 राज्यों को छोड़ के अन्य जितने भी राज्य हैं, वहाँ के नियंत्रण को पे जो है लागू होता है। जहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र हों, जनजातीय क्षेत्र हों, उनके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे है निम्नलिखित में से किन नदियों पर पंचित हिल बांध का निर्माण कराया गया है? दामोदर, महानदी, कृष्णा, लूना। पंचित हिल बांध आपका है कहाँ? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पंचित हिल बांध जो है आपका धनबाद में है। धनबाद, धनबाद कहाँ पे है? तो धनबाद आपका झारखंड में है। ठीक है। और ये जो बना हुआ है, ये किस ईयर में जो है इसका उद्घाटन होता है, पंचित हिल बांध का उद्घाटन? तो ये आपका 1959, 1959 में होता है। ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। और ये जो है ना आपका, ये आपका जो है एक योजना है, पंचायत बांध जो है, 4 मल्टी परियोजन बांधो। ठीक है, 4 मल्टी परियोजन बांधो एक योजना है, बांधो की योजना है। एक सेकेंड। ये योजना है, इसी का जो है सबसे आखिरी जो है लास्ट, ये आपका है पंचेत हिल बांध। तो ये ध्यान रखेंगे, ये आपका दामोदर नदी पे है। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दामोदर नदी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्बस किस मेघ को दर्शाता है? निम्बस मेघ बहुत इंपॉर्टेंट मेघ है, बताएंगे सभी लोग। पंख की तरह लगने वाले, ढेर की तरह लगने वाले, वर्षा मेघ है, या ऊपर से गोलाकार लगने वाले हैं? तो बताएंगे सभी लोग। देखिए पहली बात जान लीजिए, जो निम्बस मेघ होता है, निम्बस, इनके बारे में आपको जानना जरूरी है। ये जो निम्बस मेघ होते हैं ना, ये अत्यधिक गहरे होते हैं। अत्यधिक गहरे, काले एवं सघन मेघ होते हैं।
इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये बादल होते हैं, बादल बोली या मेघ बोली बात एक ही है। और ये जो होते हैं ये आपके ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर रूप में होते हैं 7500 मीटर की ऊंचाई पे। आपके जो है जो पृथ्वी है, पृथ्वी से 7500 मीटर ऊंचाई पे ये पाए जाते हैं, ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ठीक है, ऊंचाई तक ऐसे लिख लीजिए, ऊंचाई तक पाए जाते हैं। और इससे होता क्या क्या है, तो इससे जो होता है ना, इसे वर्षा मेघ बोलते हैं। पहले ऑप्शन पे टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इससे होता क्या क्या है वर्षा मेघ से या निम्बस से, इससे होता है क्या, ओला पड़ेगा। और क्या होता है, तो आप कहेंगे कि भारी बारिश होगी। ठीक है, तड़ित झंझा मतलब जो बिजली वगैरह गिरना होता है, बिजली गिरना या तड़ित झंझा बोलिए, बिजली गिरना, ये सब जो है चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ये ध्यान देंगे। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी डैश देश पर हावी रहती है, वे भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं और इसलिए देश की अधिकांश भाग के लिए यह एक शुष्क मौसम है। तो देखिए, आप ऐसे समझिएगा, इसको विजुलाइज कीजिएगा और इसके बाद आप लोग कभी जो है गलत करेंगे नहीं। ऐसे मान लीजिए ये आपका मैदानी क्षेत्र है और मैदानी क्षेत्र पे कुछ पहाड़ी क्षेत्र ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे पहाड़ी क्षेत्र है, समझ लीजिएगा। ठीक है, और ये समझ लेंगे तो इसके बाद जान लीजिए आप लोग गलती कभी नहीं करेंगे। तो ये मान लीजिए आपका पहाड़ी क्षेत्र हो गया। ठीक है, और ये जो है इसके बाद हम लोग करते हैं, ये जो है आपका समुद्री क्षेत्र हो गया, ये आपका समुद्र है। अब होता क्या है एक्चुअल में, यहाँ से आपका ये देखिए, हवा जो पवन है, पवन यहाँ से ऐसे ऐसे चलती है, चलते हुए जाती है और फिर ऐसे पवन ऊपर की तरफ उठती भी है। तो जब पवन यहाँ से जब हवा जब चलती है तो यहाँ से नमी खींचती हुई जाती है, ऐसे ऐसे नमी यहाँ से समुद्र के पानी से नमी लेती है। तो जब नमी लेती है तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो मैदानी इलाका है यहाँ पे आपका बारिश होगा, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको बारिश देखने को मिलेगी। और जैसे जैसे जब ये पहाड़ की तरफ ऊपर बढ़ती है तो टेम्परेचर डाउन होता है, तो यहाँ पे आपको ओलावृष्टि देखने को मिलेगी, जैसे बर्फबारी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बर्फबारी देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको हैवी रेन देखने को, मतलब बारिश देखने को मिलेगा। सर्दियों की बारिश इसे बोलते हैं। ठीक है, सर्दियों की बारिश। तो ये होता क्या है कि ये जो पवने हैं ना, इन पवनों का नाम है व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर सी जिसका भी आ रहा होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे विजुलाइज करेंगे चीज़ों को तो कभी भूलेंगे भी नहीं। और इसीलिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 जो जीके क्वेश्चन है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न बार बार प्रश्न उठता है। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, तो इस आर्थिक सुधार को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, इसे हम लोग जानते हैं राव मनमोहन नीति। 1991 का समय होता है। इस समय क्या होता है, देश काफ़ी ज़्यादा आर्थिक संकटों से जूझ रहा होता है और ऐसे कंडीशन में से विश्व बैंक के पास जाना पड़ता है, विश्व बैंक से पैसे उधार लेने के लिए। तो विश्व बैंक कहता है कि ठीक है, पैसे दे देंगे, लेकिन आपको कुछ नीतियों को अपनाना पड़ेगा। तो वो एलपीजी मॉडल को अपनाने के लिए कहता है। तो एलपीजी मतलब क्या होता है, एल मतलब होता है लिबरलाइजेशन, पी मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, जी मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। तो इसको हिंदी में समझते हैं, लिबरलाइजेशन मतलब होता है उदारीकरण। उदारीकरण ये है कि आपको अब से अपनी नीतियों में उदारीकरण लाना होगा। प्राइवेटाइजेशन मतलब होता है निजीकरण। ठीक है, निजीकरण, जैसे जो स्वामित्व, जो मैक्सिमम कंपनियों पे जो स्वामित्व था वो केवल सरकार का ही था।
ठीक है? तो कहा नहीं जाता है कि दूध का जला इंसान छाछ को भी फूँक-फूँक के पीता है। तो ब्रिटिशों के द्वारा इतना जो है प्रताड़ित हो चुका था भारत कि अब जो है बाहरी चीज़ों को लाना या बाहरी जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं, उनको इंटरफेयर बिल्कुल नहीं चाहता था। इस वजह से इसकी नीतियाँ काफ़ी ज़्यादा जो है मजबूत थीं, बहुत प्रबल थीं, बहुत जटिल थीं। तो उसको जो है उदार करने के लिए, निजीकरण लाने के लिए, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्रों में और ग्लोबलाइज़ेशन कि अपना जो मार्केट है, ये आपका विश्व व्यापार के लिए खोलने की बात की गई, ठीक है? तो ये आपका ग्लोबलाइज़ेशन, इसको हिंदी में ग्लोबलाइज़ेशन को वैश्वीकरण बोलते हैं, वैश्वीकरण लिख देते हैं। जब सब हिंदी में लिखना है तो हिंदी में ही लिखते हैं, ठीक है? वैश्वीकरण, तो ये ध्यान रखेंगे। तो उस समय जो है वर्तमान में पीवी नरसिम्हा राव जो है प्रधानमंत्री हुआ करते हैं। इसी वजह से राव और मनमोहन सिंह जो थे उस समय वित्त मंत्री थे। इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा। तो इसीलिए इसे राव मनमोहन नीति भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, भोजन को चबाने वाले दांत कौन से प्रकार के होते हैं? चवर्ण होते हैं, छेदक होते हैं, रत्नक होते हैं, दूध दांत होते हैं। तो देखिए हम लोगों को एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि जो जबड़ा होता है ना हम लोग का जो मुँह का जो जबड़ा है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो जबड़े के दोनों तरफ जो है दाँतें होती हैं। उन दाँतों को क्या बोलते हैं? प्रत्येक ओर दाँत जो होता है, तो इसमें देखिए पहले नंबर पे क्या होता है, 2 जो है, 2 आपके होते हैं, नोट कर लेंगे, कृंतक। एक ये दाँत होता है। दूसरे नंबर पे क्या पाया जाता है? तो एक आपका रदनक होता है। तीसरे नंबर पे क्या होता है? तो आप कहेंगे 3 जो है, पहले 2 लिखते हैं, 2 जो है आपका अग्र चवर्णक होता है, अग्र चवर्णक। सबसे प्रश्न बना है। और चौथा आप कहेंगे कि आपका 3 जो है चवर्णक होता है, चवर्ण, ठीक है? 3 चवर्णक होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो जो आपका जो रदनक होता है ना, रदनक है, तो रदनक जो होता है ये बहुत नुकीले होते हैं, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। तो काफ़ी ज़्यादा नुकीले होते हैं और हम एक किनारे से लिख देते हैं, आप लोग ऐसे नोट कर लीजिए, ठीक है? जो आपका कृंतक होता है, ये जो कृंतक होता है, ये सबसे आगे होता है, सबसे आगे, सबसे आगे होते हैं, ये आपके चपटे होते हैं, सबसे आगे होंगे, चपटे होंगे, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है? वह धारदार होते हैं और इसका काम क्या होता है? चपटे होते हैं, धारदार होते हैं। इसका काम होता है इम्पोर्टेंट, उस काम जान लीजिए, भोजन काटने का काम होता है, भोजन काटने, ठीक है? रत्नक जो होता है, रत्नक बहुत नुकीले होते हैं, ऐसे लिख लीजिए, खाली नुकीले लिख देते हैं, नुकीले होते हैं। इसका काम क्या होता है? भोजन को फाड़ने में मदद करता है। तो भोजन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये फाड़ने का काम करता है, फाड़ने में मदद करता है। ऐसे जो है अग्रचर्ण जो होता है, ये काम क्या होता है? भोजन को, दोनों का काम है, ठीक है? ये भोजन को पीसने का काम करते हैं, पीसने का काम। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो चवण हो जाएगा, क्योंकि चबाने का काम यही करते हैं, ठीक है? चबाने का मतलब वो देखिए, पीसने हम लिखे हैं, पीसने या चबाने एक चीज़ होता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप कन्फ्यूज़ ना होइएगा, चबाने या पीसना दोनों एक ही चीज़ होता है। आगे देखते हैं, देखिए जो बच्चे हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी के लिए भी पिछला वीडियो भी आपको एक बताए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। और देखिए 50 हिंदी के प्रश्न हैं, जैसे जीके के कुछ प्रश्न रिपीटेड होते हैं, तो 50 हिंदी के प्रश्न हैं, जिससे हो सकता है कोई आपका एग्ज़ाम ही पूरा क्लियर हो जाए। ऐसे प्रश्नों को हम एकदम चुन के लाए हैं, सारे पेपरों का एनालिसिस करके एक पेपर तैयार किए हैं। जैसे 50 प्रश्न हैं, कहने के लिए 50 प्रश्न होंगे, लेकिन सब में जो है 8-10 तथ्य एक्स्ट्रा दिए हैं, जिससे आपके 500 प्रश्न तैयार हो जाएँगे। और ज़्यादा नहीं, 1 घंटे की वीडियोज़ होगी ये, 40-45 मिनट की वीडियोज़ है। इसको आप देख लेंगे, हिंदी आपका तैयार हो जाएगा। तो 2026 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त कैंसर को कहा जाता है रेबीज, हाइपरमेट्रोपिया, ल्यूकीमिया या मायोपिया, बताएंगे सभी लोग? तो आपको इसे कहते हैं ल्यूकेमिया, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। मायोपिया जो होता है ये आपका आंख संबंधी बीमारी है, आंख संबंधी है, जिसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, जिससे दूर की चीजें दिखाई नहीं देती हैं।
इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आँख संबंधी बीमारी है। चलिए, तो हम लोग को जानना पहले क्या है कि रक्त कैंसर क्या है, इसमें होता क्या है? इसमें जो है श्वेत रक्त होता है, इसको लिख सकते हैं श्वेत, सा ऐसे नहीं होगा, 1 सेकंड। इसमें जो है श्वेत जो रक्त कणिकाएँ हैं, वो बढ़ जाती हैं। कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, ध्यान देंगे, ठीक है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि रक्त बनाने वाले जो ऊतक होते हैं ना, वो ऊतक जो है कैंसर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसे ही रक्त कैंसर कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो है समझ लीजिएगा। और रेबीज जो दे रखा है, तो रेबीज क्या चीज़ है? तो रेबीज आपका ये एक विषाणु जनित बीमारी है। विषाणु जनित ये आपका बीमारी है, और इसे ही हम लोग हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। तो इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। ये प्रश्न बन चुका है बहुत बार, हाइड्रोफोबिया कहते हैं। चलिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे, गगनयान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से कैसे संबंधित है? या भारत का पहला संचार उपग्रह है, या इसरो द्वारा विकसित एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, या भारत का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन है, या बृहस्पति तक भारत का पहला मिशन है? तो आप सभी लोग कहेंगे कि यह जो है भारत का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है 3 अंतरिक्ष मिशनों को पृथ्वी की निम्न भूकक्षा में भेजा जाएगा। तो इसे इसके द्वारा जो है 3 मिशन भेजे जाने हैं, 3 मिशन, ठीक है, अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे, और पृथ्वी की जो है निम्न भूकक्षा में भेजा जाएगा। बस ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। नवंबर 2025 में दूसरे एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आप कहेंगे कि ये आपका नई दिल्ली में किया गया था, ध्यान रखेंगे। और पहला भी यहीं पे किया गया था, पहला भी यही हुआ था, ठीक है। ये जो एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन है, ये होता कैसे है, किसके द्वारा होता है? तो ये सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा कराया जाता है, सांस्कृतिक मंत्रालय, ठीक है। किसके मदद से, किसका मदद लेके किया गया ये? बस ये केवल इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है आप कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ की मदद से, संघ की मदद से, बस ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर जो है सुहाग नगरी कहलाता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर जो है आपका सुहाग नगरी कहलाता है? आंसर करेंगे आप सभी लोग। देखिए, जो आपका फिरोजाबाद शहर है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद आपका है, ये सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग चूड़ियों का शहर भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा बनती हैं, चूड़ियों का शहर भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और इसके अलावा जो है, इसे जो है हम लोग कांच सिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ का जो चूड़ियों का उद्योग है ना, ये 200 वर्ष जो है पुराना है, 200 वर्षों से, 200 वर्षों से प्रचलित है। इसीलिए इसे सुहाग नगरी कहा जाता है, और चूड़ियों का शहर भी कहा जाता है। और इसे जो है हम लोग कांच उद्योग के लिए भी बहुत ज़्यादा ये प्रचलित है, कांच उद्योग के लिए। और एक चीज़ जान लीजिए, इसे ग्लास सिटी भी कहते हैं हम लोग, ग्लास सिटी भी इसे हम लोग कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। चलिए, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर डैश अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है? बरेली है, मेरठ है, चुनार है, फिरोजाबाद है? तो उत्तर प्रदेश का जो छोटा सा शहर है चुनार, चुनार जो है अपने लाल मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात यहीं पे बरेली का करते हैं। तो बरेली जो आपका है, ये आपका रामगंगा नदी के तट पे है, रामगंगा नदी के तट पर है, ठीक है। और ये सूरमा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, सूरमा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और यहीं पे आप लोग गाना भी सुने होंगे, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में,
तो वहाँ पे जो है चौराहा है, बहुत फेमस है। और मेरठ का तो कोई, मेरठ तो आप लोग जान ही रहे हैं कि यहाँ पे खेल के सामान के लिए है। इसका नहीं, फिरोजाबाद तो आपको बता ही चुके हैं कि आपका चूड़ियों के लिए है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था? सहारनपुर है, शाहजहांपुर है, जौनपुर है, लखनऊ है। सिराजे हिंद की बात की गई है। तो देखिए, एक बात आप लोग जाने रहिए, दो लोग बहुत फेमस हैं, एक शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी, और कौन है, एक प्लस मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। इन लोगों ने यहाँ से, ठीक है, जौनपुर में है ये, यहाँ से जो है शिक्षा ग्रहण किया था, शिक्षा ली थी। और जो है एक चीज जान लीजिए आप लोग, सरकी शासक हुआ करते थे उस समय, सरकी शासक थे, उनका नाम था महमूद शाह। इनकी बेगम थी, इनकी पत्नी थी, पत्नी कौन थी, पत्नी का नाम था बीबी रजा, बीबी रजा। इन्होंने जो है, बीबी रजा ने, ध्यान रखेंगे, एक मदरसा बनवाया था। और ये शिक्षण का बहुत बड़ा संस्थान है वहाँ पे, जौनपुर में हुआ करता था ये। तो इसका नाम था आपका, मदरसा का नाम था बीबी राजा बेगम का मदरसा था ये, बीबी राजा बेगम को लोग बोलते थे बीबी राजा बेगम का मदरसा, ऐसे जानते थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए, इसी वजह से ज़्यादा फेमस है, बीबी राजा बेगम के मदरसे की वजह से, और दो लोगों ने यहाँ शिक्षा ग्रहण की थी, इनकी वजह से नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। प्रसिद्ध हिंदी लेखक राहुल सांकृत्यायन का जन्म निम्नलिखित में से किस जनपद में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, जनपद पूछा है तो जन्म की तारीख भी जान लेते हैं, स्थान भी जान लेते हैं। तो 9 अप्रैल 1893 में यूपी में हुआ था। आजमगढ़ जिले में एक जगह है पन्हा, पनदहा, पंदहा है ये, एक सेकंड इसको सही से लिख दें, पंदहा, ये आपका आजमगढ़ में है। देखिए, इनकी बहुत सारी चीज़ें बहुत फेमस हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, ठीक है, पद्म भूषण भी मिला था, सॉरी पद्म विभूषण। तो नोट कर लेते हैं हम लोग, पहली चीज़ है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो आप कहेंगे कि ये 1958 में, 1958 में मिला था। और इन्हें मिला था पद्म विभूषण, दूसरा पद्म विभूषण मिलता है, ये मिला था 1963 में। चौथा चीज, इनकी कुछ रचनाएं हैं, रचनाओं को जान लें हम लोग, इससे भी प्रश्न बन जाता है कि ये किसकी रचना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड में कुछ रचना है। दो तीन रचना है इनकी, प्रमुख रचना है जैसे घुमक्कड़, शास्त्र, घुमक्कड़ शास्त्र बहुत ही अच्छी रचना इनकी है, घुमक्कड़ शास्त्र। एक बहुत अच्छी है सतमी के बच्चे, इसको जरा आप लोग कभी पढ़िएगा, सतमी के बच्चे। देखिए, आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोगों को कम से कम एक दो बुक ऐसी है जिसको पढ़ना चाहिए, जैसे गोदान आप लोग को पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, हम रिकमेंड करेंगे कि एक बार आप लोग गोदान पढ़िए। सतमी के बच्चे हो गया, जीने के लिए, गाना नहीं बनाया, जीने के हैं 4 दिन, जीने के लिए। और आपका है सिंह सेनापति, और कहेंगे आप वोल्गा से गंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतना नोट कर लीजिए। ये पूछता है बार बार, वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? तो वोल्गा से गगना जो है राहुल सांस्कृत्यायन की रचना है। आगे देखते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, उपरोक्त सभी में बताना है सभी लोगों को। तो जो आपका सिंगरौली का जो क्षेत्र है, ये सिंगरौली क्षेत्र ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और ये आपका सोनभद्र में है, सोनभद्र का सिंगरौली क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे पाया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। और सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो है कहाँ पे है, तो ये सोन नदी घाटी में है, इसको ध्यान रखेंगे। सोन नदी घाटी, ये इंपॉर्टेंट है। और इससे देखिए कुछ जिले जैसे एमपी के, और जैसे मान लीजिए एमपी के सीधी जिले हैं, सिंगरौली जिले हैं, ठीक है, ये सब जो है आपका इससे वो होते हैं। और बाकी जो है आपका सोनभद्र वगैरह हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखिए अगर बात किया जाए कोयला भंडारण की दृष्टि से, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, ये भी जानना जरूरी है। तो यूपी का कोयला भंडारण में, कोयला भंडारण में 9वां स्थान है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। 1857 का विद्रोह दे रखा है और विद्रोह प्रारंभ होने की तिथि दे रखी है, बार बार ये प्रश्न आता है। तो बैरकपुर में जो है आपका 19 मार्च 1857 में हुआ था, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद मेरठ की बात करेंगे तो 10 मई जो है 1857 में हुआ था, बिल्कुल सही है। झांसी की बात करेंगे तो आपका 10 मार्च 1857 नहीं है ये। ठीक है, ये डेट आपका जो है, डेट नोट कर लीजिएगा, ये 8 जून का डेट है। ईयर सही है, 8 जून जो है 1857 को होता है। लखनऊ में आपका 4 जून 1857 हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी जिसका आ रहा होगा, वही आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, पन्ना लाल पुन्नालाल बख्शी, मदन मोहन मालवीय और भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1887 में जो है इसका प्रकाशन हुआ था हिंदुस्तान का। और इसके संपादक कौन थे, तो आप कहेंगे मदन मोहन मालवीय जी थे। और इनका जन्म जो होता है, इनका जन्म होता है प्रयाग में। कब होता है, तो 1861 में इनका जन्म होता है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बीएचयू जिसे जानते हैं, बीएचयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। जो बच्चे अलंकार करना चाहते हैं बिना ट्रिक, जैसे अलंकार हो गया, समास हो गया, आपका संधि हो गया, इसके ऊपर छोटी छोटी वीडियोस हम लगातार ला रहे हैं ट्रिक के साथ, मतलब बिना ट्रिक बिना रटे। ठीक है, और आप विश्वास मानिए 5 मिनट 7 मिनट की वीडियोस होगी, जिससे आपका पूरा ग्रामर का एक एक टॉपिक हम क्लियर करा देंगे। तो चाहे आपका वो अलंकार हो, चाहे आपका समास हो, चाहे आपका जो है वाक्य हो, ठीक है, चाहे आपकी संधि हो, जिस भी तरीके की प्रश्न में आपको समस्या हो रही है, एक बार आप लोग ये प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, जाके अवश्य देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, बांदा में, कानपुर में, चित्रकूट में, सोनभद्र में। तो आप कहेंगे इसकी स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर सी, चित्रकूट में हुई थी। ठीक है, और इसके जो है लाइफ टाइम चांसलर बन गए। चांसलर कौन है, जब तक रहेंगे जीवनोपरांत तक, और इन्हीं के नाम पे ये कॉलेज भी है, जगत जगत गुरु राम भद्राचार्य। इसके जो है मरणोपर्यंत तक ही चांसलर रहेंगे। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी हुई थी, ये एकमात्र विकलांग विश्वविद्यालय है, ध्यान रखेंगे। तो इसकी स्थापना होती है 27 सितंबर 2001 में, इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, एकमात्र जो है विश्वविद्यालय है जो विकलांगों के लिए है, ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ठीक है, आंसर करेंगे आप लोग। देखिए 5 जिले, 5 जिले अगर हम बात करें घटते क्रम में जनसंख्या घनत्व में, तो पहले नंबर पे आप लिख देंगे गाजियाबाद है। दूसरे नंबर पे आप लिख देंगे वाराणसी है, क्योंकि इस ऑर्डर में पूछ लेता है ना, इसीलिए हम लिखवा दे रहे हैं।
और तीसरे नंबर पे आपका लखनऊ है। चौथे नंबर पे आपका संत रविदास नगर है। संत रविदास नगर। और पांचवें नंबर पे आपका कानपुर नगर है। अब बात है कि कितना कितना है जनसंख्या घनत्व। तो गाजियाबाद में आपका जनसंख्या घनत्व जो है ये 3,971 है। वाराणसी में 2,395 है। लखनऊ में आपका 1,816 है। और इसके बाद आपका संत रविदास नगर में 1,555 है। कानपुर नगर में आपका 1,452 है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गाजियाबाद। ठीक है, सबसे ज़्यादा बात पूछा गया है तो गाजियाबाद है। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। हाल ही में चर्चा में रहा गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो पहली बात जान लीजिए गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय का नाम क्यों ज़्यादा फेमस हुआ है। ठीक है, ये चर्चा में क्यों रहा, बहुत ज़्यादा क्यों चर्चा में है? तो बात ये है कि ये जो है पहले जो है ये पहले ये राज्य विश्वविद्यालय हुआ करता था और इसे बोलते थे हम लोग मुरादाबाद। राज्य विश्वविद्यालय। इसका नाम परिवर्तित हो जाता है, नाम परिवर्तित होके अब इसे जो है नाम परिवर्तन होके अब ये जो है आपका क्या है, जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हो जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है मुरादाबाद राज्य विश्वविद्यालय, तो ये मुरादाबाद में ही होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। हाल ही में चर्चा में रहा उत्तर प्रदेश का पहला स्किन बैंक किस जिले में स्थापित किया गया है? लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, गाजियाबाद। तो देखिए पहली बात जान लीजिए कि ये जो इसकी स्थापना जो हुई है ये आपका कानपुर में हुई है। कानपुर का एक हॉस्पिटल है, अस्पताल है। अस्पताल का नाम है आपका हैलेट। हैलेट। हैलत अस्पताल। यहाँ पे हुआ है देहदानियों के लिए, देह दानियों के लिए। ठीक है, तो देहदानियों के लिए यहाँ पे क्या है कि अपने शरीर का त्वचा जो है यहाँ पे सुरक्षित की जा सकेगी। देहदानियों के शरीर की त्वचा लिख दें ऐसे, शरीर की त्वचा यहाँ पे सुरक्षित की जाएगी। आगे देखते हैं हम लोग। हाल ही में घोषित उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन में राज्य की राजधानी लखनऊ के अतिरिक्त सीमावर्ती 5 अन्य जिलों में कौन शामिल नहीं है? हरदोई है, सीतापुर, अयोध्या है, राय बरेली है। तो देखिए SCR रीजन घोषित घोषित हुआ है। SCR। SCR में आपका कौन कौन सा जिला है? तो पहले नंबर पे आप कहेंगे लखनऊ है। दूसरे नंबर पे आप कहेंगे आपका हरदोई है। तीसरे नंबर पे आप कहेंगे सीतापुर है। चौथे नंबर पे आपका है उन्नाव। पांचवें नंबर पे आपका रायबरेली। छठे नंबर पे आपका क्या है? बाराबंकी। ये सब इसमें शामिल है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो प्रश्न देखिए कि स्टेट कैपिटल रीजन में राज्य की राजधानी लखनऊ के अतिरिक्त सीमावर्ती 5 अन्य जिले, तो टोटल 6 जिले हैं। 6 जिले हैं SCR में। तो SCR में ये ध्यान रखेंगे आप लोग। 6 जिले हम नोट करा दिए हैं। तो हरदोई, सीतापुर, रायबरेली है, अयोध्या जी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध, किंगडम ऑफ बनारस और टिहरी गढ़वाल था, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ इलाहाबाद था। ठीक है, आंसर करेंगे सभी लोग कि आपका अवध प्रदेश था, कि आपका अवध प्रदेश था। तो देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश को क्या बोलते थे? आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। तो यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और भारत की जब आज़ादी हो गई उसके बाद जो है संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो जब आज़ाद हो गया तो इसके बाद पहले इसको बोलते थे यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध, उसके बाद इसे जो है आपका संयुक्त प्रांत बोले जाने लगा। ठीक है, संयुक्त प्रांत हो गया, ऐसे लिख देते हैं संयुक्त प्रांत। उसके बाद आज़ादी के बाद जो है
आपका यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है। आगे है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? कैमूर पहाड़ियां हैं, असम चोट पहाड़ी है, सोनपुर पहाड़ियां हैं, अरावली की पहाड़ियां हैं। बताएंगे आप सभी लोग। तो उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु जो है आप कहेंगे अमसोट चोटी है। अमसोट चोटी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अमसोट चोटी आप सभी लोग जानते हैं, ये जो है शिवालिक पहाड़ी का पार्ट है, पहाड़ियों का एक हिस्सा है। शिवालिक पहाड़ियों का हिस्सा है। ठीक है। और कहाँ पे स्थित है ये चोटी, प्रश्न बन जाता है, तो ये सहारनपुर में है। सहारनपुर में है। आगे देखते हैं हम लोग। लवण प्रभावित मृदाएं हैं, मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती है? आगरा एवं अलीगढ़ है, मेरठ एवं मुरादाबाद है, बस्ती एवं गोरखपुर, झांसी एवं चित्रकूट है। ठीक है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो बांगर मृदा वाले जो क्षेत्र भूमि है वो थोड़े समतल होते हैं। जो बांगर जो क्षेत्र होता है वो थोड़ा समतल होता है, और यहाँ पे जल निकासी का उचित प्रबंध नहीं होता है। तो ध्यान रखेंगे, तो जब जल निकासी का जब उचित प्रबंध नहीं होगा तो नहरों से सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी की वजह से, तो जो जल होता है ना वो लवण युक्त जल से सिंचाई की अधिकता बढ़ जाती है वहाँ पे। तो ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं लोग कि लवण युक्त जो है जल से सिंचाई करना पड़ता है, क्योंकि जब देखिए बारिश नहीं होगा, पानी का जब फ्लो नहीं होगा, तो सैलाइन वाटर जो है, सैलिनिटी जो है पानी की बढ़ जाती है। ठीक है। तो ये ध्यान देंगे। जैसे आप लोग देखते होंगे जो झील वगैरह है उसमें सैलिनिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि लगातार उसमें वेपोराइजेशन होता रहता है, वाष्पीकरण होता है, और उसमें पानी का फ्लो जो है, ताज़े पानी का जो है फ्लो नहीं रहता है, तो इस वजह से सैलिनिटी उसमें बढ़ती चली जाती है। तो वही समस्या होता है कि उसकी वजह से लोग जल से सिंचाई की अधिकता वहाँ बढ़ जाएगी। और जुताई जो होती है गहराई तक करते रहते हैं लोग। ठीक है। और उससे उर्वरक जो होगा वो क्षारीय हो जाएगा। लगातार जैसे मान लीजिए आप एनपीके, डीएपी वगैरह का प्रयोग करते रहते हैं, तो इससे जो मिट्टी है, मिट्टी आपकी जो है क्षारीय होती चली जाती है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आगरा और अलीगढ़। ऑप्शन नंबर ए, आगरा और अलीगढ़। ठीक है। कौन कौन से ज़िले हैं, एक चीज़ ध्यान रख लेंगे आप लोग। आगरा अलीगढ़ तो लिखे ही हैं, प्लस और कौन कौन से ज़िले हैं, अगर मथुरा भी है इसमें, प्लस आप कहेंगे मैनपुरी है, कानपुर है, उन्नाव, उन्नाव भी आएगा, कानपुर आएगा तो उन्नाव आना ही आना है। एटा है उसी के बगल में। ये सब एरिया जो हो गया, इटावा है उसी के बगल में, ईटा के बगल में। ठीक है। इसके बाद रायबरेली वहीं पास में है, सुल्तानपुर है, और कौन सा, प्रतापगढ़ है। एक दो जिले और लिख लीजिए, प्रतापगढ़ हो गया। हो सकता है कि ये सब ऑप्शन में दे दे, इसलिए नोट करा दे रहे हैं। प्रतापगढ़ हो गया। इसके अलावा आपका जौनपुर हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो है प्रयागराज हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? तो ऑप्शंस आपके सामने है 25 नवंबर 1974, 25 नवंबर 1975, 25 नवंबर 1976 है, और आपका 25 नवंबर 1977 है। तो इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित जो है किया गया था? तो आप लोग कहेंगे उत्तर प्रदेश में वनों की अधिक प्रभावी बनाने के लिए, या वनों का संरक्षण करने के लिए कह दीजिए, या उसकी विकास के लिए, या वनोपज में जैसे वैज्ञानिक विदोहन के लिए, तो स्थानीय प्राधिकरण के रूप में उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम बनाया गया था। तो ये अधिनियम कब आता है, तो वन, नोट कर लीजिए, वन अधिनियम, वन निगम पूरा लिख लेते हैं हम लोग, वन निगम अधिनियम आता है, ये आता है 1974 में आता है, और ये 25 नवंबर 1974 को, 25 नवंबर 1974, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। ठीक है। इसकी स्थापना होती है, निगम की स्थापना होती है। ये ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुख्यालय अगर पूछ लेगा तो मुख्यालय आप कहेंगे लखनऊ है। मुख्यालय आपका लखनऊ है।
आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन-सी फसलें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त हैं? चावल है, मक्का है, गेहूँ है। मक्का, आलू, गेहूँ है, मक्का, गेहूँ, कपास है, गेहूँ, कपास और मूँग दे रखा है। तो बताएँगे सभी लोग आंसर करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए मक्का, आलू, गेहूँ आप कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मक्का, आलू और गेहूँ। तो इनका जो है बहुतायत वहाँ पे उत्पादन होता है और कुछ अन्य फसल भी हैं, जैसे वहाँ पे उस साइड में आप लोग देखेंगे इस समय आप लोग के मार्केट में मटर बहुत आ रहा होगा, तो ज़्यादातर पश्चिम साइड के ही मटर हैं। वहाँ पे सस्ता भी है मटर। चना हो गया वहीं से आता है, ठीक है। आलू तो है ही, आलू फिर से लिख दिए हम लोग। और सरसों हो जाएगा, सरसों भी उस साइड में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुतायत जो है। और तम्बाकू का भी उत्पादन होता है। तम्बाकू के उत्पादन में तो खैर जो है आपका बाराबंकी वगैरह में ज़्यादा होता है, लेकिन तम्बाकू का भी पश्चिम क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे इसका भी उत्पादन होता है। आगे जो बच्चे देखिए हिंदी की प्रैक्टिस जो करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे प्रैक्टिस चाहते हैं डेली लाइव प्रैक्टिस करें हम, तो उनके लिए चाहे वो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, सिपाही, जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल, एसएससी, जीडी या फिर आपका जो है एलडीसी वगैरह में विभिन्न एग्ज़ामों में हिंदी पूछता है। तो उस पे पीवाईक्यू आधारित ये हिंदी हम कराते हैं, ठीक है। सेक्शनल स्पीड सीरीज़ के नाम से है, सिलेक्शन स्पीड सीरीज़, तो इसको आप लोग अवश्य देखिएगा। प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, डेली लाइव होती है, ठीक है, आज भी लाइव होगी, डेली लाइव होती है। उत्तर प्रदेश का धनरौला बाँध किस नदी पर स्थित है? ठीक है, बताना है आप सभी लोगों को। तो धनरौला बाँध जो है आपका, पहली बात है ये कहाँ पे है? ये सोनभद्र सोनभद्र में, ठीक है, सोनभद्र का एक स्थान है रॉबर्टगंज, रॉबर्ट्सगंज, ठीक है। यहीं से आपका जो है ये 23 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। और स्थित है ये क्या है इसका जो है मान लीजिए जल से निकटवर्ती जिले जो है मिर्ज़ापुर हैं, चंदौली हैं, सोनभद्र में सिंचाई की जाती है। तो इसलिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इससे इसका जो जल है ये 3 जिला इसका जो है जल प्रयोग करता है, मिर्ज़ापुर, चंदौली, सोनभद्र जो पास के ज़िले हैं। और ये घग्गर नदी पर बना हुआ है और इसे इसी वजह से हम लोग घग्गर बाँध भी कहते हैं। तो कभी-कभी आपका धनरौला बाँध आ जाए और या फिर घग्गर बाँध लिख के आ जाए, तो इसको 2 नाम से जानते हैं। एक इसे घग्गर बाँध बोलते हैं। लाभान्वित जिले का नाम पूछता है, बोले हैं, फिर से बोल लिख दे रहे हैं हम। मिर्ज़ापुर, चंदौली और आपका कौन-सा हो जाएगा? सोनभद्र, ठीक है? यहाँ लिख देते हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1972, 1974, 1989 या 2001 में? बताएँगे आप सभी लोग? तो देखिए, पर्यटन के विकास संबंधी योजनाओं के निर्धारण के लिए वर्ष 1972 में उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है नहीं, 1 सेकंड रुक जाइए। निगम की बात पूछा गया, ठीक है? देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है। निगम पूछा गया है, तो निगम की जो स्थापना है ये 1974 में हुई थी, ठीक है? और निदेशालय की स्थापना, ठीक है, यूपी, उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय की बात पूछिएगा। इसी में देखिए थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, निदेशालय और निगम में अंतर है। निदेशालय की स्थापना इसीलिए देखिए ऑप्शन में 1972 भी दे रखा है। 1972 में होती है और निगम की स्थापना 1974 में होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा 1974। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। आयुध कारखाना यूपी में कहाँ अवस्थित है? कानपुर है, लखनऊ है, रेणुकूट है, हजरतपुर है। तो आयुध कारखाना कहाँ पे है? तो देखिए कानपुर तो आप जान ही रहे हैं, कानपुर इतना ज़्यादा फेमस है। तो कानपुर में तोप, गोला, हथियारों के निर्माण को लेकर बहुत ज़्यादा जो है फेमस है। यहाँ पे आयुध भंडारण का बड़ा केंद्र रहा है शुरू से। और ये जो है आपका गंगा, यमुना, गंगा और यमुना नदियों के बीच बसा है। गंगा और यमुना नदी के बीच जो है अवस्थित शहर है। और जल परिवहन का भी बहुत सुगम जो है सुविधा यहाँ पे है। तो जल परिवहन भी आप जान ही रहे हैं जो चल रहा है,
ठीक है? तो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट केंद्र है और सैन्य ज़रूरतों का जो सामान है, आयुध बनाकर इन्हें जो है जलमार्ग से एक से दूसरे जगह पहुँचाया जाता है। तो जलमार्ग का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। जो तोप और गोले या फिर हथियार वगैरह जो बनते हैं, तो उनको जलमार्ग के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाते हैं। ठीक है? अच्छा एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ पे कानपुर में अब बात जो है चल रही है, अब यहाँ पे मिसाइल हाथ जो है तोप गोले तो बन ही रहे हैं, अब यहाँ पे मिसाइल का निर्माण भी होगा, ड्रोन वगैरह के निर्माण भी होंगे यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे एक डिफेंस कॉरिडोर बन गया है, बन रहा है। बहुत तेज़ी से बन रहा है डिफेंस कॉरिडोर और ये आपका कानपुर, झांसी वगैरह जो है क्षेत्र जो है इससे जो है वो होगा मतलब यहाँ पे काम बहुत तेज़ी से चल रहा है डिफेंस कॉरिडोर, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे है हस्तनिर्मित कागज़ का निर्माण होता है बांदा में, हमीरपुर में, झांसी में कि जालौन में। हस्तनिर्मित कागज़ का निर्माण कहाँ होता है? तो बताएँगे आप सभी लोग। तो आपका कालपी एक जगह है, कालपी ही हमेशा देता है ऑप्शन में ज़्यादातर। तो कालपी में होता है और कालपी है कहाँ पे? तो कालपी आपका जालौन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अच्छा देखिए, प्रश्न अगर बन जाए तो हस्तनिर्मित कागज़ की बात हो गई और प्रश्न अगर बन जाए कागज़ लुगदी उद्योग की बात आ जाए, कागज़ लुगदी उद्योग अगर आ जाए, तो आप क्या बताएँगे? तो कहेंगे सहारनपुर है, ठीक है? ये प्रश्न बार-बार बनता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर कागज़ उद्योग खाली नॉर्मल कागज़ उद्योग की बात कर दे, अगर पूछ ले कागज़ उद्योग, तो आप कहेंगे इसके लिए जो है काफ़ी ज़िले हैं, सहारनपुर है, मुज़फ़्फ़र नगर है, रामपुर है, रायबरेली, उन्नाव तथा संत कबीर नगर जो है ज़िले हैं, ध्यान रखेंगे। आगे है फर्रुखाबाद डैश कला का पर्याय बन गया है, फर्रुखाबाद हाथ छपाई है, चूड़ियाँ हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, चित्रकला है। फर्रुखाबाद जो है बताएँगे आप सभी लोग, तो फर्रुखाबाद जो है हाथ छपाई कला का पर्याय बन गया है, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है रक्त मुद्रण भारत का एक प्राचीन शिल्प है और इस कला के प्रमुख केंद्र जो है आपके ये उत्तर प्रदेश राज्य में ही सीमित है और कहीं बाहर नहीं होता है। तो रक्त मुद्रण ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, लिख देते हैं रक्त मुद्रण और ये केवल और केवल जो है आपका यूपी में ही होता है, ये ध्यान रखेंगे। और ये होता कहाँ पे है? तो फर्रुखाबाद जो है हाथ सफाई ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके प्रमुख केंद्र और भी हैं लखनऊ, बनारस और फर्रुखाबाद, पिलकुआं, ठीक है, कला के कुछ प्रसिद्ध केंद्र हैं। तो लेकिन ज़्यादातर फर्रुखाबाद ही पूछता है हाथ सफाई के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? ठीक है, किस वर्ष जो है इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया और आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? वो ईयर आपका 1832, 33, 34, 35 है। बताएंगे सभी लोग। देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है ना, बहुत वर्षों तक आपका बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा है और यहाँ पे गवर्नर जनरल का शासन था। उसके बाद जो है 1833 में इसे जो है अलग करके बंगाल से और इसे आगरा प्रेसिडेंसी में ले आया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं हम लोग। चौखंडी स्तूप में स्थित है। कहाँ पे? बोधगया, सारनाथ, कौशाम्बी, अयोध्या। तो चौखंडी स्तूप कहाँ पे है? तो आप लोग कहेंगे ये आपका सारनाथ में है। सारनाथ कहाँ पे है? तो वाराणसी में है, ऑप्शन नंबर बी। और महात्मा बुद्ध ने यहाँ पे अपना जो है पहला उपदेश दिया था, वाराणसी। पहला उपदेश जो है यहीं पे दिया था। और जो ये विशाल स्तूप है ये चारों ओर से अष्टभुजीय मीनारों से घिरा हुआ है, ठीक है? और एक बौद्ध धार्मिक स्थल है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। तो अष्टभुजीय जो है मीनारों से घिरा हुआ है, लिखते हैं हम यहाँ पे अष्टभुजीय मीनारों से घिरा है। आगे देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। ग्रेनाइट है, डोलामाइट है, सिलिका सैंड है, बॉक्साइट है, सोनभद्र है, चित्रकूट है, बांदा है, प्रयागराज है, ठीक है? तो किस चीज़ को मतलब क्या चीज़ कहाँ पाया जाता है इसको जो है सुमेलित करना है। तो आप सभी लोग जानते हैं ग्रेनाइट जो है ना, 1 सेकंड, ग्रेनाइट आपका
ग्रेनाइट आपका बांदा में पाया जाता है। ठीक। डोलामाइट आप कहेंगे कि ये सोनभद्र में पाया जाता है। ठीक है। सिलिका सैंड जो आपका है ये आपका प्रयागराज में पाया जाता है। ये प्रश्न बार बार बनता है। बॉक्साइट आपका चित्रकूट में पाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा। तो आपका जो है आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। तो 3, 1, 4, 2 आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो अभी थोड़ी देर पहले ही बात किए थे, पहला जो है उपदेश दिया था इसे ही धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, सारनाथ में दिया था। सारनाथ आपका वाराणसी में अवस्थित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। और इसे हम लोग और भी जानते हैं, ऋषिपत्तनम के नाम से भी जानते हैं। ऋषिपत्तनम के नाम से भी हम लोग जाना जाता है। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यही दिया था। कितने लोगों को दिया था? तो 5 ब्राह्मणों को दिया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। और इसे ही जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, लेखकों और उनकी कृतियों रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? सूरदास अष्टसूर, महादेवी वर्मा छड़दा, जयशंकर प्रसाद प्रेमपथिक, मैथिली शरणगुप्त जो है तिलोत्तमा। तो देखिए यहाँ पे महादेवी वर्मा के द्वारा ही छड़दा लिखा गया था। ठीक है, छड़दा लिखा गया था। और कुछ कुछ पुस्तकें जो लिखी गई थी छड़दा के अलावा, आप कहेंगे गिल्लू, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। पूछा जाता है, इन्हीं के द्वारा जो है आपका नीरजा लिखा गया था। इन्हीं के द्वारा आपका रश्मि लिखा गया था। ऐसे ही बात करेंगे, जयशंकर प्रसाद के द्वारा प्रेम पथिक लिखा गया था। कामायनी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, कामायनी। ये प्रश्न बार बार बनता है, नोट कर लेंगे, कामायनी ये लिखे थे। और ध्रुव स्वामिनी भी पूछ लेता है, ध्रुव स्वामिनी। मेरा फोकस केवल उसी पे रहेगा जो आपके जो है पेपर में ज़्यादातर प्रश्न आते हैं, रिपीटेड हैं। मैथिली शरण गुप्त जो है तिलोत्तमा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके द्वारा साकेत लिखा गया था एक पुस्तक। और एक पुस्तक आपका भारत भारती है, भारत भारती। ठीक है। और सूरदास जो अष्टसूर दे रखा है, तो सूरदास अष्टसूर तो कुछ नहीं है। ठीक है। अष्टसूर क्या है कि ये जो है रचनाकार थे, सूरदास नहीं थे। तो अष्टसूर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं का एक संग्रह है अष्टसूर। ठीक है। और अष्टसूर बोलते हैं एक 8 कवियों का भी जो है एक ग्रुप था, जिसमें जो है सूरदास भी थे, तो उसे भी अष्टसूर बोला जाता है। और अष्टसूर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की एक जो है रचना है, काव्य रचना है, कविताओं का संग्रह है, उसे बोला जाता है। सूरदास की जो प्रमुख जो है रचनाएं हैं, ये आपका सूर सागर है, पूछता है सूर सागर। एक आपका पूछता है सारावली। एक आपका पूछता है साहित्य लहरी। बस इतना नोट कर लीजिए आप लोग। आगे देखिए, जो बच्चे कनिष्ठ सहायक 2026 तैयारी कर रहे हैं, जिनका पेपर 1 फरवरी को लगा हुआ है, ये सीरीज तो आप लोग देखेंगे ही देखेंगे। साथ ही साथ जो है प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, इसको भी देख डालिएगा। और इसके अलावा हिंदी भी आप देख डालिएगा, हिंदी भी आपके लिए अलग अलग से वीडियोस बना डाले हैं, तो इसको देख लीजिए। 1 तारीख से पहले एक बार देख लेंगे, विश्वास मानिएगा कि ईजिली आप लोग 75-80 के बीच में स्कोर ईजिली करके चले आएंगे। डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है आगरा में, प्रयागराज में, कानपुर में, लखनऊ में। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है फॉर हैंडीकैप्ड की स्थापना जो है कहाँ पे हुई है? तो कानपुर, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ईयर जान लीजिए किसकी सहायता से हुई है, दो चीज जान लीजिए। एक ईयर आपका है कि 1997 में स्थापना हुई थी। और सहायता किसकी सहायता से? तो ये आपकी विश्व बैंक के सहायता से हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात बताना है कितना है। लिंगानुपात निकलता कैसे है? तो जान लीजिए कि जैसे 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं हैं यूपी में, वही संख्या आपकी होती है। तो आप लोग बताएंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये संख्या आपका है 912, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
और उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? कुल जनसंख्या आप कहेंगे 19.98 करोड़, लगभग लगभग ये 20 करोड़ है। ठीक है। और साक्षरता की बात पूछा जाए, कुल साक्षरता कितनी है? यूपी की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे आप लोग। कुल साक्षरता कितनी है? एक वीडियोस ये तो हम लाए हैं, अगला वीडियोस केवल जो है जीके का होगा। इसमें तो हम यूपी जीके भी ऐड कर दिए, क्योंकि इधर यूपी का 1 तारीख को हम हमारे बच्चों का पेपर है, जूनियर असिस्टेंट का, और भी विभिन्न एग्जाम लगे हुए हैं, लगातार चल रहे हैं, तो इसलिए इसको हम ऐड कर दिए। अगला जो वीडियो आएगा केवल प्योर जीके ही आएगा। और इसमें जो है पुरुष साक्षरता कितनी है, पुरुष का पूछ लेगा। तो पुरुष आप कहेंगे 77.28% है। महिला का कितना है, महिला साक्षरता कितना है? तो कहेंगे 57.18% है। आगे चलते हैं हम लोग। हाल ही में घोषित उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र शामिल किया गया है? देखिए, एससीआर जो घोषित हुआ है, एससीआर, इसमें आपके 6 जिले हैं। 6 जिलों को भी पीछे हम नोट करा दिए थे, दोबारा नोट नहीं कराएंगे। तो सीतापुर, लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी, रायबरेली, ठीक है, उन्नाव, ये क्षेत्र इसमें जो है शामिल है। और इसमें जो है सर्वाधिक क्षेत्र जो है किसका है, ये प्रश्न केवल बना है, तो आप आंसर करेंगे। तो इसमें सर्वाधिक क्षेत्र आपका हरदोई का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है, एक सेकेंड, सर्वाधिक क्षेत्र आपका हरदोई का है। बात करेंगे लखनऊ का, तो लखनऊ का आपका जो है 2528। ऐसे डाटा लिख देंगे तो आप लोग कभी भी अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ जाए पूछने के लिए, बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, तो आप आंसर कर लेंगे। 2528 वर्ग किलोमीटर। सीतापुर का जो है 5743 वर्ग किलोमीटर है, आगे आप लिख लीजिएगा। ठीक है। उन्नाव यहाँ लीजिए, लिख देते हैं उन्नाव। उन्नाव का आप कहेंगे 454458 वर्ग किलोमीटर है। और बाराबंकी दे रखा है यहाँ पे, तो बाराबंकी का आप कहेंगे 4402 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। और इसके अलावा आपका हरदोई का जो है सबसे ज़्यादा है ना, तो हरदोई का ज़्यादा कितना है, तो 5985, 5985 वर्ग किलोमीटर टोटल जो एरिया है। प्रश्न बन जाएगा तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। टोटल एरिया तो ये है आपका 27,826 वर्ग किलोमीटर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो हरदोई जिला सर्वाधिक क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना सीएम ग्रिड्स के तहत राज्य की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क किस जिले में निर्मित की जाएगी? अच्छा देखिए, पीछे हम आप लोग के माइंड में होगा, क्योंकि देखिए ये 5वां जिला है और छठा जिला आपका रायबरेली है। रायबरेली नहीं लिखे है ना, लिख लीजिए, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि रायबरेली कहाँ गायब कर दिए सर जी। तो ये 4609 वर्ग किलोमीटर है। तो 5743 सीतापुर हो गया, 2528 लखनऊ हो गया, 5985 हरदोई सबसे ज़्यादा हो गया, बाराबंकी आपका 4402 हो गया, उन्नाव का 4528 हो गया। तो इस बार अगर प्रश्न बन जाए सबसे कम, तो आप लखनऊ टिक कर देंगे। ठीक है, कम में लखनऊ और अधिक में आपका हरदोई हो जाएगा। अच्छा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य की पहली एकीकृत जो है हरित शहरी सड़क किस जिले में निर्मित की जाएगी? मेरठ, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज। तो इसका आंसर हो जाएगा सीएम ग्रिड्स के तहत जो है राज्य की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क जो है मेरठ में निर्मित की जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला कमिश्नरेट कौन बना? ठीक है, तो आप कहेंगे जो आईएसओ प्रमाणन होता है वो ऐसे लिखा होता है, आईएसओ, आईएसओ 9001 2015 ऐसे लिखा हुआ रहता है। और ये जो है आपका गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट जो है प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला बन गया। तो ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध नगर, हम लोग नोएडा जानते हैं,
तो ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल सही हो जाएगा, नोएडा। स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी और जैसी संरचना क्या कहलाती है? आंसर करेंगे आप सभी लोग। ये जो संरचना है वो क्या कहलाती है? तो देखिए, पार्थ है, छतरी है, अंडा है, हर्मिका है। तो आप कहेंगे कि देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली जो बालकनी जैसी संरचना है वो हर्मिका है। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ये बौद्ध जो है, बौद्ध वास्तुकला का उदाहरण है। बौद्ध वास्तु कला का उदाहरण है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और हर्मिका को स्तूप के शीर्ष पर रखा जाता है और इसमें जो है त्रिस्तरीय छतरी या छत्रावली बनी होती है। तो हर्मिका में देखिए, इसको नोट कर लेंगे, क्यों इंपॉर्टेंट है, त्रिस्तरीय छतरी बनी रहती है, त्रिस्तरीय छतरी रहती है। और ये जो त्रिस्तरीय छतरी है ना, ये बौद्ध धर्म के तीन रत्न तीन रत्नों को तीन रत्नों के बारे में मतलब बताता है, समर्पित है ये। तीन रत्न आपके कौन कौन से हैं? तो देखिए, आप लोग कहते होंगे, हमेशा सुनते होंगे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो ये आपका जो है बौद्ध धर्म के तीन रत्न हैं। बुद्ध हो गया, धर्म हो गया और संघ हो गया। तो हम लोग कहते नहीं है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो धर्म में क्या है? तो बुद्ध की शिक्षाएं हैं। संघ में क्या है? बुद्ध धर्म वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो तीन रत्नों के प्रतिनिधित्व करती है। तीन रत्नों का यहाँ लिख देते हैं, प्रतिनिधित्व करती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी संयंत्र हुआ था? आजाद हिंद फौज आईएनए, गदर पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी। ठीक है, तो हिमालय के मंडी की जनता ने स्थानीय शासक एवं उनके वजीर के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से तंग आकर, कब की बात है? तो ईयर इंपॉर्टेंट है, 1914 15। जो स्थानीय शासक थे और उनके वजीर से एकदम तंग आके, ठीक है, वहाँ पे गदर पार्टी के प्रमुख सदस्य थे, भाई हिरदा राम के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। तो लिख देते हैं, गदर पार्टी कहाँ गया? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, गदर पार्टी। और गदर पार्टी के प्रमुख सदस्य कौन थे? भाई भाई हिरदाराम। ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में विद्रोह होता है। ठीक है, और विद्रोह होता है और इस गदर की गूंज इतनी भयंकर होती है, गदर संदेश ऐलान जंग के नाम से जाना जाता है। तो गदर संदेश जैसे पूछा जाए, ऐलान जंग, ऐलान ए जंग, गदर संदेश, विभिन्न विभिन्न नामों से इसे पुकारा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसमें होता क्या है कि मियाँ जवाहर सिंह और खैरगढ़ी की रानी ने क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता प्रदान की थी। तो प्रश्न पूछा गया है कि गदर जो है, ये जो मंडी संयंत्र होता है, इसमें सहायता किसके द्वारा दिया गया था? तो नोट कर लेंगे, मियाँ जवाहर सिंह और खैरगढ़ी की रानी। इन दोनों लोगों ने सहायता की थी मंडी संयंत्र में। आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? अनुच्छेद 165, 176, 175, 164 है। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान का जो 175 है, ये राज्यपाल के विधानसभा को संबोधन करने के संबंधित है। तो 100 जो है 75 इसका आंसर हो जाएगा। राज्यपाल देखिए संबोधित कर सकता है, ठीक है, संदेश अपना भेज सकता है। यहीं पे अगर बात हम करें कि
176 दे रखा है, तो 176 जो है राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। राज्यपाल के विशेष अभिभाषण। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 164 पूछ लेता है, तो 164 बताएंगे आप लोग किससे संबंधित है। एक सेकेंड जरा रुकेंगे आप लोग, अब पेन वर्क नहीं कर रहा है। देखिए 164 दिया है, ये मंत्रियों के बारे में उपबंध किया गया है। मंत्रियों के, जो राज्य के मंत्री हैं, मंत्रियों के बारे में, मतलब विधानसभा के जो मंत्री हैं बारे में अन्य उपबंध है। ठीक है, और देखिए 165 तो बता ही चुके हैं, इस पे प्रश्न भी करा दिए हैं। ये राज्य के महाधिवक्ता संबंधित है। राज्य के महाधिवक्ता। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा बांध और नदी के संबंध में सही ढंग से मेल नहीं है। धरोई बांध माही नदी है, उकाई परियोजना ताप्ती नदी है, नाथपा झाकरी सतलज नदी है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी है। तो बताएंगे आप सभी लोग। तो देखिए पहला ही गलत है आपका है। ठीक है, क्योंकि आपका जो है यहाँ पे दिया हुआ है धरोई बांध ना माही नदी पे नहीं है, ये आपका साबरमती नदी नदी पे है। साबरमती नदी पे। बाकी उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे है, नाथपा झाकरी आपका सतलज नदी पे है, नागार्जुन सागर आपका कृष्णा नदी पे है। ऑप्शन नंबर इसका धरोई बांध हो जाएगा, ये आपका साबरमती नदी पे है। आगे है कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है। तो बताएंगे सभी लोग। तो कच्चे आमों में कौन सा पाया जाता है, तो आप लोग का आंसर आएगा कि टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अच्छा, एसिटिक एसिड जो है दिया हुआ है, ये किस में पाया जाता है एसिटिक एसिड, तो ये आप पाया जाता है सिरका में, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ये पूछ लेता है। फॉर्मिक एसिड की बात करेंगे तो ये पाया जाता है मधुमक्खी या जो है चींटी के डंक में। चींटी के डंक में। ठीक है, बेंजोइक एसिड की बात करेंगे तो ये पाया जाता है आपका खाद्य पदार्थ के परीक्षण में। खाद्य पदार्थ के परीक्षण में यूज होता है इसका। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड का यूज होता है खाद्य पदार्थ के परीक्षण में। टार्ट्रिक एसिड आपका कच्चा आम हो ही गया, कच्चा आम। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। जो बच्चे यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड, कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, इसी तरीके से काफ़ी डिटेल में अच्छे से प्यारे तरीके से क्लास मेरे द्वारा कराई जा रही है। लगभग वहाँ पे जो है आपका 26-27 लेक्चर हो चुका है, देख लीजिएगा। एकदम बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्लास हो रही है। तो ध्यान रखेंगे, जीके जो पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो अभी तक तो एक बार जो है सभी लोग लाइक बटन पे अवश्य क्लिक कीजिएगा। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था। अधिराज ने, राजेंद्र प्रथम ने, राजराज प्रथम ने, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सिंचाई के लिए 16 मील लंबी जो है चोल मंडलम झील का निर्माण, इसका नाम है चोल मंडलम झील। पूरा नाम जान लीजिए आप लोग, चोल मंडलम। झील का जो निर्माण है ये राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम ने। इनका काल कब रहता है, तो 1014 से 1044 ईस्वी। ठीक है, इसी टाइम पीरियड में इन्होंने करवाया था। और इनकी जो है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रश्न पूछता है। इनका जो अभियान है ये लंका पे चढ़ाई कर देते हैं। ठीक है, लंका के भगवान राम जी के बाद ये दूसरे आदमी हैं,
लंका पे जो है चढ़ाई करते हैं, और चढ़ाई करने के बाद जो वहाँ के राजा हैं, वहाँ के राजा जो हैं, कौन है? महेंद्र। लंका के राजा जो है महेंद्र को बंदी बना लेते हैं। बंदी बना लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, जो इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न बनता है, इन्होंने जो है गंगेय, नहीं, एक सेकेंड, गंगेय कोंड, नाम भी बड़ा अजीब है। गंगेय कोंड की उपाधि धारण, गंगेय कोंड पंडित, पंडित की उपाधि धारण की थी। और इन्होंने अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था पांड्य और केरल राज्यों के पास, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, राजेंद्र प्रथम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? जयप्रकाश नारायण को, श्री रामचंद्र रेड्डी को, महात्मा गांधी को, या विनोबा भावे को? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो 1951 में, 1951 में इसकी शुरुआत की गई थी। और ये एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। विनोबा भावे की कोशिश थी कि भूमि का जो है पुनर्वितरीकरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं हो, बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसकी सफल कोशिश की जाए। तो सरकारों के द्वारा नहीं, मतलब उसका वितरण होना चाहिए, सही ढंग से होना चाहिए, इसी के ऊपर ये था भूदान आंदोलन। आगे हम लोग देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन का अगस्त आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के डैश सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। सूरत, मुंबई, भोपाल, उज्जैन। तो बताएंगे अब सभी लोग, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन, नोट कर लीजिए, डेट है आपका 7 अगस्त 1942 को एक कांग्रेस की बैठक होती है। कांग्रेस की बैठक कहाँ होती है? बम्बई में। बम्बई में ग्वालिया टैंक, ग्वालिया टैंक मैदान में, यहीं से जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। और अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में होती है ये। नोट कर लेंगे आप सभी लोग, इसकी अध्यक्षता किसकी रहती है? तो अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में। तो प्रश्न आपका क्या था कि भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था? तो यही आपका 7 अगस्त 1942 का आपका बम्बई का ग्वालिया टैंक मैदान में जो है ये आपका कांग्रेस का अधिवेशन होता है। और इसी में अबुल कलाम आज़ाद जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। यहीं पे ये जो है लाया गया था, यहीं पे स्वीकृत हो जाता है। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने कि भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने स्वीकार कर लिया। तो 8 अगस्त का वो डेट है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बम्बई। ठीक है, 8 अगस्त का वो डेट है, ये ध्यान रखेंगे। और जो है इस आंदोलन का पूरी तरीके से शुरुआत जो होता है वो 9 अगस्त 1942 को हो जाता है। ठीक है, तो आंदोलन की शुरुआत लिख देते हैं हम लोग, कब से होती है। देखिए, समझ गए होंगे आप लोग। फिर से बता देते हैं, अभी रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए, हम समझा देंगे, परेशान ना होइए। आंदोलन, आंदोलन की शुरुआत जो होती है वो 9 अगस्त 1942 को होती है। तो पहली बात समझिए कि 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस का अधिवेशन होता है। ठीक है, ये बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में होता है। अबुल कलाम आज़ाद जो इसके अध्यक्ष होते हैं। और उसके बाद 8 अगस्त को गांधी जी द्वारा रखे गए जो प्रस्ताव को यहाँ पे स्वीकृत कर लिया जाता है। और 9 अगस्त से जो है ये आंदोलन शुरू हो जाता है। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, अगस्त क्रांति। चलिए आगे देखते हैं हम सभी लोग। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। तो देखिए,
आपका संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में प्रावधान किया गया है। मौलिक अधिकार, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे। 6 तरीके के अधिकार हैं, 6 तरह के अधिकार हैं। पहले ये 7 हुआ करते थे, फिर उसके बाद आपका एक संविधान संशोधन आता है 44वां 1978 में। उसके द्वारा जो आपका संपत्ति का अधिकार है उसे एक विधिक अधिकार बना देते हैं। आर्टिकल 31 और 19 एक चा को हटा दिया जाता है और आर्टिकल 300 ए जो है बना दिया जाता है, ठीक है? तो पूछा गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत कौन सा आता है? तो इस 6 अधिकार में से सबसे लास्ट अधिकार आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है? तो ये आपका पहली बात है मौलिक अधिकार हो गया। और ये आर्टिकल 32 में इसका प्रावधान किया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आपके जो मौलिक अधिकार का हनन होने पे आप जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के द्वारा और इसके द्वारा जो है ये 5 तरीके के रिट जारी कर सकता है जिसके बारे में हम पीछे प्रश्न में आपको बता ही चुके हैं। और वो रिट जो है अलग-अलग होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हम लोग हैबियस कॉर्पस बोलते हैं, परमादेश होता है जिसे हम लोग मैंडेमस बोलते हैं, अधिकार परीक्षा होता है जिसे हम लोग क्यू वारंटो कहते हैं, प्रतिषेध होता है उसे हम लोग प्रोहिबिशन बोलते हैं और उत्प्रेषण होता है इसे हम लोग सर्टियोरी बोलते हैं। ये जो है रिट जारी करना का जो है शक्ति इसके पास है। वहीं आर्टिकल 226 की बात करेंगे तो राज्य के पास जो राज्य सॉरी जो हाई कोर्ट है, ठीक है? उच्च न्यायालय जो है, राज्य उच्च न्यायालय के पास ये अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो बताएँगे सभी लोग। तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 75 एक प्रावधान करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा, ठीक है? और एक चीज़ जान लीजिए और भी चीज़ है इसमें तो मंत्रिपरिषद की जो है नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति ही जो मंत्रियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है प्रधानमंत्री की सलाह से। पहले ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देगा, उसके बाद अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति की सलाह से और जो ये मंत्री होंगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को मिला के मंत्रियों की जो संख्या होगी, वो सदन की जो संख्या है, उसकी 15% से अधिक नहीं होगा, 15% से अधिक नहीं होगा, ये तय किया गया बाद में। ठीक है? तो ये थी आज की क्लास, कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ठीक है? और आपके एक कमेंट, एक लाइक का हमें इंतज़ार रहता है बेसब्री से, आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। फीडबैक अवश्य दीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है आपके लिए काफ़ी अच्छे-अच्छे वीडियोज़ को लाने के लिए। क्योंकि काफ़ी समय लगता है, बहुत गहन अध्ययन करना पड़ता है, तब इन प्रश्नों का निचोड़ जो है आपके सामने ला पाते हैं। क्योंकि देखिए आप लोगों के लिए ये भले ही 1 घंटे की क्लास है, लेकिन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत होता है, ठीक है? चीज़ों को लाके आपके सामने चीज़ों को ले आना क्योंकि इसके पीछे आप लोगों का काफ़ी समय वेस्ट हो जाएगा, ऐसे प्रश्नों को करने और ढूँढने और जानने में। और आप देख ही रहे होंगे कि ऐसे ही प्रश्न बार-बार एग्ज़ाम में आपको फँसाते रहते हैं, ठीक है? आप लोग फँस जाते हैं, तो आज के बाद आप लोग ये नहीं फँसेंगे और ये सीरीज़ लगातार आती रहेगी, कोई ना कोई अच्छी-अच्छी वीडियोज़ इसके ऊपर हम डालते रहेंगे जो जीके से इम्पोर्टेंट है। अगली जो सीरीज़ आएगी वो केवल जीके की आएगी, तो उसको आप लोग कीजिएगा, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।